मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 के अध्याय 5 चिकित्सा उपागम के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने मनोविकारों के प्रबंधन हेतु उपलब्ध चिकित्सा विधियों के लक्ष्य, उनकी मुख्य विशेषताएं, चिकित्सात्मक संबंध और साथ ही साथ किन प्रचालों के आधार पर चिकित्सा के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है, इसका अध्ययन किया। भाग 2 में मनोगतिक चिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा को समझा। इस भाग में हम संज्ञानात्मक चिकित्सा, मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा, जैव चिकित्सा तथा वैकल्पिक चिकित्सा को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक चिकित्सा की। संज्ञानात्मक चिकित्सा के अंतर्गत आज हम अल्बर्ट एलिस द्वारा प्रतिपादित तर्क संवेद चिकित्सा रैशनल इमोटिव थेरेपी और आरन बेक द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक चिकित्सा का अध्ययन करेंगे। तर्क संवेग चिकित्सा की केंद्रीय धारणा है कि अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं और परिणामों के बीच में मध्यस्थता करते हैं। यह उपागम, यह विधि यह मानती है कि व्यक्ति के कुछ अविवेकी विश्वास हैं, तो वे अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं और परिणाम के साथ मध्यस्थता कर रहे हैं। तो अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं का विकृत प्रत्यक्षण कर नकारात्मक संवेग और व्यवहार का कारण बनता है। जैसे कि किसी को हर समय किसी का प्यार मिलना चाहिए, यह एक अविवेकी विश्वास है। अब मान लीजिए कि किसी समय आपके मित्र ने अपनी किसी व्यस्तता के चलते आपको पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, तो अविवेकी विश्वास के कारण इस घटना की विकृत व्याख्या किए जाने की संभावना होती है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नकारात्मक संवेग या चिंता या अवसाद उत्पन्न हो सकता है। अतः पूर्ववर्ती घटनाओं एंटीसीडेंट्स, अविवेकी विश्वास बिलीफ और परिणाम कॉन्सिक्वेंस का विश्लेषण करना इस चिकित्सा का पहला चरण है। अविवेकी विश्वास का मूल्यांकन या उनकी पहचान साक्षात करके या फिर प्रश्नावली के माध्यम से हम कर सकते हैं। व्यक्ति किन बातों को अनिवार्य मान रहा है और अविवेकी रूप से अनिवार्य मान रहा है। जैसे हर समय मेरा नियंत्रण होना चाहिए और अनिवार्य, इन विश्वासों को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं, उनकी सावधानी पूर्वक पहचान कर लेते हैं। इसके बाद अनिर्देशात्मक प्रश्न करके, नॉन डायरेक्टिव प्रश्न जिसमें कि सीधे तौर पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, ऐसे प्रश्न कर अविवेकी विश्वास का खंडन किया जाता है। इस तरह के प्रश्न व्यक्ति को अपनी धारणाओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति अविवेकी विश्वास को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाता है। दूसरी संज्ञानात्मक चिकित्सा है आरन बेक द्वारा प्रतिपादित की गई चिकित्सा। बेक द्वारा बताए गए चिंता और अवसाद के सिद्धांत अनुसार बचपन के अनुभव मूल स्कीमा, कोर स्कीमा या तंत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन मूल तंत्र में व्यक्ति के विश्वास और क्रिया प्रतिरूप दोनों सम्मिलित होते हैं। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अक्सर इस तरह से बोलते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं इस समूह में अनचाहा व्यक्ति हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कुरूप हूँ। बेक मानते हैं कि बचपन में अभिभावक के द्वारा या फिर शिक्षक के द्वारा उपेक्षित किया जाना या मजाक बनाया जाना, इस तरह से ये स्थितियाँ उस बच्चे के मूल स्कीमा को क्रियाशील कर देते हैं और जो कि एक नकारात्मक विचारों की श्रृंखला को स्वचालित कर देता है। एक नकारात्मक विचार आया, फिर ऑटोमेटिकली
स्वचालित रूप से दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से नकारात्मक विचार आते रहते हैं। इन नकारात्मक स्वचालित विकारों में संज्ञानात्मक विकृतियां भी होती हैं। संज्ञानात्मक विकृतियां हमारे सोचने के ऐसे तरीके हैं जो जीवन की वास्तविकता को नकारात्मक तरीके से विकृत कर देते हैं। विचारों के इन प्रतिरूपों को अपक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके उपचार हेतु चिकित्सक द्वारा क्रमबद्ध प्रश्न कर सेवार्थी के विकृत विश्वास तंत्र का खंडन किया जाता है। हालांकि विश्वास खंडन करते समय प्रश्नों का चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। प्रश्नों का चुनाव इस तरह से किया जाना चाहिए कि सेवार्थी को ये ना लगे कि उसे मुश्किल पैदा की जा रही है, या उसे ये ना लगे कि कहीं ये प्रश्न धमकी भरे तो नहीं है। तो हमें सावधानीपूर्वक प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आप जब कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे हर कोई पसंद करे, इस कारण से उसको मुश्किल पैदा हो रही है, तो हम उससे एक छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं। आप यह बताइए कि हर कोई आपको क्यों पसंद करे? और जब सेवार्थी अपने कुछ जवाब देता है तो उस जवाब के आधार पर उसके व्यवहार में हम परिवर्तन देख सकते हैं और उसके मूल स्कीमा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न हम इस तरह से कर सकते हैं, आपकी दृष्टि में सफलता का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार रखता है या विचार रखता है कि मैं तो असफल हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ खास काम नहीं किया, मैं तो ठीक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाया, तो उससे पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए एक बार सफलता का मतलब क्या है? आप किसको आप सफल मानेंगे? और फिर क्रमबद्ध ढंग से उसके विचारों का विश्लेषण करते हैं। और इस तरह से नकारात्मक स्वचालित विचारों के विपरीत विचार करने हेतु उसे क्रमबद्ध तरीके से बाध्य किया जाता है। परिणाम स्वरूप सेवार्थी अपने अपक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है और सकारात्मक संज्ञानात्मक संरचना विकसित करता है। इस मॉडल की दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में हम ये देखें कि हमारे संज्ञानात्मक पक्ष को महत्व दिया गया है। व्यवहारवादी चिकित्सा में जहां पर दो घटनाओं के बीच में संबंध की बात थी, इन विधियों में हमारी उच्च मानसिक क्षमताओं, हमारे विचार, हमारे समस्या समाधान के प्रारूप, इनको महत्व देकर और इनमें क्या विकृत प्रारूप हैं उनकी पहचान कर उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की। मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा उपागम का मानना है कि मनुष्य व्यक्तिगत समृद्धि, आत्मसिद्धि की इच्छा तथा संवेगात्मक रूप से विकसित होने की सहज आवश्यकता से अभिप्रेरित होते हैं। परिवार या फिर समाज के द्वारा जब इन आवश्यकताओं को बाधित किया जाता है तो मानसिक कष्ट उत्पन्न होता है। इस चिकित्सा उपागम में चिकित्सक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है तथा सेवार्थी की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस चिकित्सा विधि के अंतर्गत हम पहली अस्तित्वपरक चिकित्सा की बात करते हैं। पहली अस्तित्वपरक चिकित्सा के रूप में विक्टर फ्रैंकल द्वारा प्रतिपादित उद्बोधक चिकित्सा लोगोथेरेपी की हम चर्चा करेंगे। यह चिकित्सा विधि जीवन में अर्थ तलाशने पर केंद्रित है। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के शीर्षक में ही मनुष्य को अर्थ के खोजी के रूप में वर्णित होने का संकेत मिलता है। व्यक्ति जीवन परिस्थितियों में अर्थ तलाश करता है, यहाँ तक कि घातक परिस्थितियों में भी अर्थ तलाश करना जारी रहता है, जिसे अर्थ निर्माण कहा जाता है। अस्तित्व के आध्यात्मिक सच को प्राप्त करने की खोज
इस अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया का आधार होती है। यह माना जाता है कि निरर्थकता की भावना उत्पन्न करने में अस्तित्व दुश्चिंता या फिर आध्यात्मिक दुश्चिंता की भूमिका होती है। जीवन में अर्थ और उत्तरदायित्व प्राप्त करना उद्बोधक चिकित्सा लोगोथेरेपी का उद्देश्य है। इस कार्य में चिकित्सक द्वारा सेवार्थी को सहयोग प्रदान किया जाता है। सेवार्थी को वर्तमान में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ और अभी, हियर एंड नाउ, यहीं पर रहने पे जोर दिया जाता है। भविष्य की यात्रा या फिर भूतकाल में जाने से उसे रोका जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया था। रोजर्स मनोचिकित्सा में स्व के संप्रत्यय को लेकर आए। उनका मानना है कि स्वतंत्रता और चयन किसी व्यक्ति के होने, उसकी बीइंग का आधार होते हैं। इस चिकित्सा विधि में ऐसा गर्मजोशी का संबंध प्रदान किया जाता है जिसमें सेवार्थी अपनी विघटित भावनाओं से दोबारा से संबद्ध हो पाता है। चिकित्सक के द्वारा बिना शर्त सकारात्मक आदर भाव रखा जाता है, जो सेवार्थी को भरोसा दिलाता है कि वह चिकित्सक से बिना किसी भय के अपनी नकारात्मक बातों को साझा भी कर सकता है और उनका विश्लेषण भी कर सकता है। चिकित्सक तदनुभूति के साथ सेवार्थी से बात करता है, अर्थात यह प्रदर्शित करता है कि वह सेवार्थी की तकलीफ को, उसकी समस्या को उसकी तरह ही समझ सकता है। साथ ही साथ अनिर्णयात्मक रूप से सेवार्थी की भावनाओं पर परावर्तन इस विधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोग कितने जल्दी निर्णयात्मक हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं और दूसरों का आकलन कर बैठते हैं, और अक्सर यह आकलन नकारात्मक होता है। इसके विपरीत जब चिकित्सक सेवार्थी की भावनाओं के प्रति अनिर्णय भाव से परावर्तन, रिफ्लेक्शन देता है, तो सेवार्थी सहज भाव से अपनी बात कह पाता है। यह परावर्तन सेवार्थी के कथन को अन्य तरीके से कहकर किया जाता है। इसको प्रचलित रूप में रीफ्रेज करना कहते हैं। चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया में चिकित्सक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह माना जाता है कि सेवार्थी अपने लिए स्वयं निर्णय ले सकता है। सेवार्थी अपना भला सोच सकता है, वह अपने लिए योजना बना सकता है। इसलिए चिकित्सक कोई निर्णय नहीं लेता, वह सिर्फ जागरूकता में वृद्धि करता है और सेवार्थी अपने लिए स्वयं निर्णय लेता है। चलिए अब हम बात करेंगे गेस्टाल्ट चिकित्सा की। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है समग्र। गेस्टाल्ट चिकित्सा में व्यक्ति की आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा दिया जाता है। जागरूकता अवरुद्ध करने वाले संवेगों और शारीरिक प्रक्रियाओं से सेवार्थी की पहचान कराई जाती है। भावनाओं और द्वंद्वों के बारे में सेवार्थी की कल्पना अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि खाली कुर्सी तकनीक के द्वारा सेवार्थी को खाली कुर्सी पर एक व्यक्ति की कल्पना करनी होती है। वह व्यक्ति सेवार्थी का बॉस हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है या मित्र हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर वह व्यक्ति परेशान है। हमारा सेवार्थी परेशान है, किसी तरह के द्वंद्व का सामना कर रहा है, तो वह खाली कुर्सी के सामने अपने द्वंद्वों की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने आक्रामकता को निकाल सकता है और इस तरह से इस कल्पना के माध्यम से उसको सहयोग प्रदान किया जाता है कि वह अपनी जागरूकता में सही तरीके से वृद्धि कर सके। चलिए अब हम बात करेंगे जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा की। इस उपागम में यह माना जाता है
कि मनोविकार का उपचार औषधियों के द्वारा किया जा सकता है। मनोरोग विज्ञानी साइकाइट्रिस्ट द्वारा लक्षण आधार पर औषधियाँ प्रस्तावित की जाती हैं। मनोविकार के लक्षण और गंभीरता के आधार पर औषधियों का चुनाव किया जाता है। जैसे कि मनोविदिलता, द्विध्रुवीय विकार, ये गंभीर तरह की मनोविकार हैं। इन विकारों के लिए अलग तरह की औषधियों की आवश्यकता होती है, जबकि चिंता विकारों में अपेक्षाकृत मृदुतर या हल्की औषधियों का उपयोग किया जाता है। इन औषधियों के अनुषांगिक परिणाम भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अतः इनका सेवन चिकित्सकीय परामर्श एवं पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए। कुछ मनोविकारों में विद्युत आक्षेपी चिकित्सा, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह के विद्युत आघात केवल मनोरोग विज्ञानी द्वारा दिए जाते हैं। विद्युत आक्षेपी चिकित्सा आम उपचार नहीं है। यह तभी दिया जाता है जबकि औषधियों का प्रभाव नहीं हो रहा हो। मनश्चिकित्सा में स्वास्थ्य को लाभ किस बात से मिलता है? ऐसे कौन से कारक हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को लाभ मिलता है? सबसे पहला कारक है सही चिकित्सा तकनीक का चुनाव। जैसे कि व्यवहार चिकित्सा में टाइम आउट और विलोपन, एक्सटिंक्शन तकनीक का इस्तेमाल। जबकि ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार किया जा रहा है, तब टाइम आउट विधि उपयोगी विधि नहीं है। जबकि समस्यात्मक व्यवहार सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, तब विलोपन विधि एक उपयोगी विधि सिद्ध होती है। इसी तरह से चिंता विकृति के लिए संज्ञान व्यवहारात्मक चिकित्सा लाभकारी सिद्ध हुई है। अगला कारक है चिकित्सात्मक संबंध या चिकित्सात्मक मैत्री। पहले भी इसकी चर्चा हुई है कि एक अच्छा चिकित्सात्मक संबंध सेवार्थी और चिकित्सक के बीच एक प्रगाढ़ संबंध चिकित्सात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अगला कारक है भाव विरेचन, कैथारसिस। व्यक्ति नकारात्मक संवेग, नकारात्मक भावनाएं, आक्रामकता, इनको दबाए रहता है। इनका विरेचन यदि किया जाए, ये बाहर निकाली जाए, इन पे चर्चा की जाए, तो उससे एक राहत का अनुभव होता है। इसके साथ साथ चिकित्सक चर, थेरेपिस्ट वेरिएबल्स, यह भी प्रभावित करते हैं चिकित्सा को। चिकित्सा संबंधी चर जैसे कि सकारात्मक स्वभाव, थेरेपिस्ट का सकारात्मक स्वभाव, चिकित्सक थेरेपिस्ट का अनसुलझे संवेग द्वंद्वों की अनुपस्थिति, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति, ये ऐसे चर हैं जो चिकित्सक से संबंधित हैं लेकिन सकारात्मक योगदान देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मनश्चिकित्सा में नैतिक सिद्धांतों की। सबसे पहले सुविज्ञ अनुमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। किसी भी तरह की चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सेवार्थी से सुविज्ञ अनुमति प्राप्त करे। वह अपने सेवार्थी की सामग्री, सेवार्थी की सूचनाएं उनको गोपनीयता के साथ रखें। सेवार्थी के कष्ट को कम करने का लक्ष्य ध्यान में रखें। चिकित्सा सेवार्थी संबंध की अखंडता का ध्यान रखें। प्राप्त जानकारियों का अनुचित लाभ नहीं लिया जाना चाहिए। मानव अधिकार, गरिमा और आदर, इसके लिए भी चिकित्सक को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वयं के अधिकार की तरह उसे अपने क्लाइंट, अपने सेवार्थी के अधिकार का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही चिकित्सक को अपनी व्यावसायिक सक्षमता और कौशल के अनुसार ही
चिकित्सा विधि का चुनाव करना चाहिए। मैं जिस चिकित्सा विधि में प्रशिक्षित हूँ, मुझे वही चिकित्सा विधि और उसी का इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैकल्पिक चिकित्सा की। पिछले कुछ वर्षों में योग, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, कुंडलिनी योग, वनौषधि आदि ने मनोविकारों के वैकल्पिक प्रबंधन में ख्याति प्राप्त की है। आधुनिक शोधों में भी इनके महत्व को स्वीकार किया गया है। गहरी श्वास और तीव्र गति से श्वास लेना, ये कुछ प्रमुख विधियां हैं। चलिए अब हम बात कर सकते हैं मानसिक रोगियों की पुनः स्थापना की, उनके रिहैबिलिटेशन की। मानसिक रोगियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पुनः स्थापन की आवश्यकता होती है। पुनः स्थापन में व्यावसायिक चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति को सामाजिक कौशलों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है और साथ ही साथ व्यावसायिक कौशलों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिसके कारण से वह समाज में पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर सके। यहाँ पर हम इस भाग का समापन करेंगे। इस भाग में हमने संज्ञानात्मक चिकित्सा, मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा, जैव चिकित्सा तथा वैकल्पिक चिकित्सा को समझा तथा मनश्चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत और मनोरोगियों के पुनः स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।